हमारा नेक्स्ट जो अब मौजू है इसको हम पढ़ने लगे हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है एक्सॉल्टेशन एंड डिबिलिटेशन। एक्सॉल्टेशन को हम अपनी उर्दू ज़बान में कहते हैं शर्फ़ और डिबिलिटेशन को उर्दू में हम कहते हैं हबूत। और वैदिक के अंदर एक्सॉल्टेशन का और शर्फ़ का मतलब जो है इसको हम कहते हैं उच्च, और डिबिलिटेशन जिसको उर्दू में हम हबूत कहते हैं, वैदिक के लैंग्वेज में इसको कहा जाता है नीच। शर्फ़ और हबूत, एक्सॉल्टेशन एंड डिबिलिटेशन, ये दो ऐसी थ्योरीज़ हैं जिसके अंदर प्लैनेट जो है बाउंड हो जाता है अच्छे और बुरे असरात देने के लिए। अगर कोई प्लैनेट बहुत अच्छा हो और उसके ऊपर थ्योरी ये अप्लाई हो जाए कि उसने अच्छे होने के बावजूद अच्छाई नहीं देनी, अगर कोई प्लैनेट बुरा है और उस पर ये थ्योरी अप्लाई हो जाए कि उसने बुराई नहीं अपनी देनी, तो इसी तरह से प्लैनेट्स भी कुछ ऐसी पोजीशंस पे चले जाते हैं एक जायचे के अंदर जहाँ पर वो बाउंड हो जाते हैं अच्छे और बुरे असरात देने के लिए। बाउंड का मतलब ये है कि वो जितने मर्ज़ी अच्छे हों, पैदाइशी तौर पे जितने मर्ज़ी अच्छे हों या जो भी जायचे की कंडीशन हो, लेकिन जब वो एक ख़ास पोजीशन पे चले जाएं तो वहाँ पर वो बाउंड हो जाते हैं अच्छे और बुरे असरात देने के लिए। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि आप हमेशा अपने वालिदैन के बाअदब रहें। क्यों? क्योंकि आप बाउंड हैं उनका अदब करने के लिए। आपका रवैया दोस्तों के साथ कुछ और होता है, आप बाउंड होते हैं दोस्तों के साथ उसी तरह बिहेव करने के लिए जैसी आपकी दोस्ती है। आप अपने हासदीन, अपने दुश्मनों के साथ बाउंड होते हैं उसी अंदाज में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसी आपकी उनके साथ दुश्मनी है। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ उसी तरह से बाउंड होते हैं जो आपकी रिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आप अपने बच्चों के साथ भी उसी तरह बाउंड होते हैं जो आपके बच्चों की ज़रूरत भी होती है और जो आपको बेहतर भी लगता है। आप अपने मोहल्ले की, घर की मस्जिद में आप चले जाएं, वहाँ पे जाके आप नमाज़ पढ़ें और या कुछ देर के लिए आप बैठ जाएं। जब तक आप वहाँ पे मौजूद हैं आपका जो भी आपके मोहल्ले में स्टेटस होगा, लेकिन अब एक ऐसी जगह पे आप चले गए हैं, अल्लाह के घर में आप चले गए हैं, एक इबादत वाली जगह पे चले गए हैं कि उस जगह ने आपको मजबूर कर दिया है कि आपने यहाँ पे कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी। वो वक्त आप खामोशी से गुजार रहे हो। और अगर कोई नेक इंसान किसी ऐसी गलत जगह पे चला जाए जिसके ऊपर कोई एलिगेशंस भी लग सकते हैं, कोई इल्ज़ामात भी लग सकते हैं कि आप तो बड़े नेक इंसान थे लेकिन आज निकले आप फ़लाँ जगह से हैं, ये क्या, तो उस जगह ने मजबूर कर दिया उस बंदे के ऊपर बदनामी का बाइस बनने के लिए। तो इसी तरह से प्लैनेट्स जो हैं वो अगर कुछ ख़ास जगहों के ऊपर चले जाएं एक जायचे में, तो वहाँ पर वो बाउंड हो जाते हैं अच्छे और बुरे असरात देने के लिए। मैं एक तवील अरसा अपने वालिद के साथ रहा और जब तक मैं उनके साथ रहा, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी भी अगर मेरे वालिद यहाँ पे आके खड़े हो जाएं तो मैं बाउंड हो जाऊँगा, मैं आपके साथ आके बैठ जाऊँ शायद, कि मैं उनके सामने नहीं बोल सकता। मैं उनके सामने लेक्चर तो दे दूँगा लेकिन उनकी जो अहमियत है या उनका जो अदब है कि वो मुझे मजबूर करेगा कि मैंने बाअदब रहना है, मैंने उनसे आगे नहीं निकलना, चाहे उनकी भले ख्वाहिश हो कि मेरा जो बेटा है वो मेरे से आगे निकल जाए। तो मैं एक तवील अरसा उनके साथ रहा, कभी कराची, कभी दुबई, कभी कहीं पिंडी, इस्लामाबाद हम लोग ट्रैवल करते थे लाहौर से। और मैं जब तक उनके साथ होता था मैं बाउंड होता था कि मैं जो भी हूँ मैंने बड़ी खामोशी से अपना उनके साथ टाइम गुजारना है और वहाँ पर मैंने कोई अपनी चालाकी होशियारी नहीं करनी। आपको पता होता है कि घर में जब वालिद एंटर हो जाए तो अब आपने शरारत नहीं करनी वरना मार पड़ेगी।
तो इसी तरह प्लैनेट्स भी अपने अंदर कुछ ऐसी थ्योरीज रखते हैं कि जहाँ पर उन्होंने बाउंड होना है अच्छे असर देने के लिए, उसको हम कहते हैं एक्सॉल्टेशन यानी शर्फ। और जहाँ पर प्लैनेट बाउंड हो जाए बुरे असरात देने के लिए तो उसको हम कहते हैं डिबिलिटेशन, हबूत। शर्फ यानी उच्च और हबूत यानी नीच, कि ये बाउंड हो जाते हैं अच्छे और बुरे असरात देने के लिए। अब इनको हम कैसे देखेंगे और किस तरह से समझेंगे कि कौन सा प्लैनेट जो है वो कब शर्फ का होगा, कौन सा प्लैनेट जो है वो कब हबूत का होगा, इसको हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपने रोड्स पे बैनर बड़े बड़े लगे हुए देखे होंगे, शर्फ मुश्तरी, शर्फ ज़ोहरा, शर्फ ज़ोहल। तो ये बेसिकली क्या है? शर्फ यानी इसका मतलब ये होता है कि एक प्लैनेट अब अच्छी जगह पे आ गया है तो इसके अच्छे असरात से फ़ायदा उठा लिया जाए, क्योंकि वो बाउंड होगा जब तक वो उस जगह पे है अपने अच्छे असरात देने के लिए। लेकिन अभी ये जो वर्ड मैंने बोला ना जब तक, इस जब तक को आप निकाल दें, क्योंकि अभी हम पढ़ें पैदाइशी जायचा बाय बर्थ। तो आज हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम एक्सॉल्टेशन को यानी शर्फ उच्च को जो है हम देखेंगे। और आप इसको एक्सॉल्टेशन बोलें, आप इसको शर्फ बोलें, आप इसको उच्च बोलें, जो मर्ज़ी बोलें, लेकिन कॉन्सेप्ट बस आपका क्लियर होना चाहिए कि ये थ्योरी आपको समझ आनी चाहिए। इस वक्त स्क्रीन पे जो आप जायचा देख रहे हैं ये एक मिसाली जायचा है और ये बनाया इसीलिए है कि आप लोगों को सिर्फ समझ आ जाए। आप लोगों ने जायचे के 12 घर अब आपको याद हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि जायचे का तीसरा घर ये, तो फ़ौरन आप तीसरे घर को देखेंगे। 7वां घर ये, तो फ़ौरन नज़र आपकी 7वें घर पे जाएगी। इस वक्त जो सामने आपके हाउसेस बने हुए हैं, इनकी जो नंबरिंग्स हैं, ये बेसिकली ये सिर्फ आज की क्लास के लिए है। ये बेसिकली हाउसेस की नंबरिंग्स नहीं है, ये ज़ोडिक साइंस की नंबरिंग है। नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है पहले घर में, इसका मतलब है एरीज़। नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब है टॉरस। ये सिर्फ आप लोगों को इस अंदाज में कि याद हो जाए कि आपने जब भी शर्फ और हबूत देखना है तो आप जब एरीज़ को टॉप पे रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा प्लैनेट किस घर में अच्छा है या किस घर में बुरा है। तो नंबर 1 का मतलब है एरीज़, नंबर 2 का मतलब है टॉरस, नंबर 3 का मतलब है जमनाई, 4 का मतलब है कैंसर, 5 लियो है, 6 वर्गो है, 7 लिब्रा है, 8 स्कॉर्पियो है, 9 जो है वो सेजिटेरियस है, 10 कैप्रिकॉर्न, 11 एक्वेरियस और 12 पाइसेस। अभी अपने जहन में इस चीज़ को निकाल दें कि इसमें जैसे 6, 8 और 12 ये तो ख़राब घर हैं। हम घर नहीं पढ़ रहे। ये जो आज का लेक्चर है सिर्फ़ और सिर्फ प्योर ज़ोडिक साइंस के ऊपर है। जायचे के अंदर इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि जब आप जायचा बनाएं और इस नंबर में ये प्लैनेट आ जाए, इस नंबर में ये प्लैनेट आ जाए, तो इसका मतलब है ये शर्फ का होगा या हबूत का होगा। नंबर 1 यानी एरीज़। सन जो है ये थ्योरी डिफाइन हो चुकी हैं, इसकी अभी मज़ीद आपने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना कि कब हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें फ़िल्टर हो के आप लोगों तक पहुंच रही हैं। सन जो है द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम, ये जब एरीज़ में आता है, अब एरीज़ का घर कोई भी हो सकता है, जब ये एरीज़ में जाएगा तो यहाँ पर ये बाउंड हो जाता है अच्छे असरात देने के लिए। इसको हम कहते हैं शर्फ, एक्सॉल्टेशन। अब इसने अच्छे असरात कितने देने हैं, इसके लिए ये मत भूलिएगा डिग्री वाइज इसकी आपने कैपेबिलिटी चेक करनी कि इसकी डिग्री कितनी है। यहाँ पर इसकी डिग्री को भी देखना है आपने। ये ना हो कि आप किसी का जायचा बनाएं, उसके जायचे में सन जो है, जो कि कम्बस्ट तो होता नहीं है, बाकी सबको ये कम्बस्ट करता फिर रहा है, अजीब ये डाकू है, खुद ये कम्बस्ट होता नहीं है। आप किसी का जायचा बनाएं, आपके जहन में ये चल रहा है कि सन जो है ना रेट्रोगेट होगा ना कम्बस्ट होगा। अब किसी के जायचे में एरीज़ में आ जाता है तो ये जी बहुत अच्छा है, कमाल हो गया, आप एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बनने वाले हैं। और वो कहे कि भाईजान मैं अभी अपना रिक्शा बेच के आया हूँ, मैं किस चीज़ का बिजनेस टाइकून हूँ। आप ये देखना मत भूलिएगा कि सन की डिग्री कितनी है। अगर सन 0 डिग्री पे है, सन अगर 1 डिग्री पे है, तो वो कहाँ से उसको बिजनेस टाइकून बनाएगा।
सन अगर 28 दर्जे पे है, सन अगर 29 दर्जे पे है, तो ये फिर शर्फ जो है ये किसी काम का नहीं होगा। तो डिग्री को देखना मत भूलिएगा किसी भी सिचुएशन को देखने के लिए। डिग्री देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी के जायचे में सन जो है वो एरीज़ में हो, मैं किसी का जायचा नहीं, मतलब सन जो है, हम अभी शर्फ पढ़ रहे हैं कि सन अगर एक्सॉल्टेशन का हमने देखना हो तो एरीज़ में ये बाउंड होता है अच्छे असरात देने के लिए। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आगे मून की, कमर। मून जो है इसको टॉरस के अंदर शर्फ मिलता है। नंबर 2, मैं घर की बात नहीं कर रहा, ये जो डायग्राम मैं बार बार आपको ये याद करा रहा हूँ, मैं ये ना हो कि आप कोई जायचा बनाएं और असेंडेंट अगर उसका कैंसर है तो ऑटोमेटिकली उसका दूसरा घर क्या होगा, लियो का। तो आपने ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि आपने ये देखना है कि मून जो है उसको किस ज़ोडिएक साइन के अंदर शर्फ मिलता है। मून को शर्फ मिलता है टॉरस में। मून बाउंड होता है अच्छे असरात देने के लिए कि इसको जो शर्फ है, मोबाइल्स अपने ऑफ कर दीजिए। मून जो है इसको शर्फ मिलता है टॉरस में, यहाँ पर ये बाउंड होता है अच्छे असरात देने के लिए। लेकिन फिर वही बात, डिग्री इसकी देख लीजिएगा, डिग्री को देखना ज़रूरी है। डिग्री का लेक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके अंदर कितनी ताकत है। 15 दर्जे पे है तो ये फुल ताकत देगा, ये 10 दर्जे पे है, इसके क्या असरात होंगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम बिल्कुल पढ़ेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, टॉरस के अंदर ही एक और शेडो है, उसको भी शर्फ मिलता है राहु। राहु जो है इसको 2 ज़ोडिएक साइंस में शर्फ होता है, एक टॉरस और दूसरा जेमिनी में भी, कि राहु जो है ये 2 ज़ोडिएक साइंस के अंदर इसको शर्फ मिलता है, एक टॉरस और दूसरा जेमिनी। अब यहाँ पर ये अच्छे असरात देता है। अब हमने हमेशा ये पीछे भी पढ़ा, शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि राहु केतु जितने अच्छे हैं, जितने बुरे हैं, ये उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे भी हो सकते हैं। अगर आपके जायचे के अंदर राहु या केतु अच्छी पोजीशन पे हों, तो अच्छी पोजीशन क्या होती है, वो यही होती है शर्फ की, एक्सॉल्टेशन की, उच्च की। कि राहु जो है अगर वो शर्फ का है तो ऑब्वियसली ये अच्छे असरात देगा, फिर ये बुरा नहीं होता, ये फिर नशई नहीं बनाएगा, ये कोई कत्ल नहीं करवाएगा, ये कोई डकैती नहीं करवाएगा, ये कोई बुरे काम नहीं करवाएगा, ये फिर वाहिद होगा जो अच्छे काम करवाएगा, राहु। आगे बढ़ते हैं, जुपिटर की बात करते हैं, मुश्तरी की। मुश्तरी अगर कैंसर में आ जाए, कैंसर ज़ोडिएक साइन में हो, अब कैंसर का हाउस कोई भी हो सकता है जायचे में, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। अच्छा, ये शर्फ अबूत कैंसल भी होते हैं, वो कैसे कैंसिल होंगे जब हम जायचों पे जाएंगे तब आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ जैसे बताया जा रहा है इसको लिखते चले जाइए। जुपिटर अगर कैंसर में आ जाए तो ये यहाँ पे बाउंड हो जाता है अच्छे असरात देने के लिए, ये फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। इसी तरह लियो के अंदर ना तो किसी को शर्फ होता है ना किसी को हबूत होता है। क्यों? क्योंकि सन जो है, क्योंकि वो ख़ुद सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वो किसी को भी पसंद नहीं करता कि मेरे घर में आके कोई बदमाशी करे या मेरे से बड़ा को बादशाह बन जाए। तो सन जो है उसके ज़ोडिएक साइन में लियो के अंदर कोई भी प्लैनेट अगर आ जाए तो उसको ना शर्फ होता है ना हबूत होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 यानी वर्गो की बात करते हैं। मरकरी, मरकरी को शर्फ होता है अपने ही ज़ोडिएक साइन में, जो कि ख़ास है इसका। आम किसके लिए था? जेमिनी के लिए। तो मरकरी को शर्फ मिलता है, ये वाहिद प्लैनेट है जो अपनी घर में शर्फ लेता है, अपनी ज़ोडिएक साइन में शर्फ इसको होता है। घर की बात नहीं करूँगा, अपनी ज़ोडिएक साइन में इसको शर्फ होता है। तो मरकरी बाउंड होता है अच्छे असरात देने के लिए जब ये अपने ही ज़ोडिएक साइन यानी वर्गो में प्लेस्ड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं
लिब्रा की। लिब्रा के अंदर जब सैटर्न आ जाए, ज़ुहल आ जाए, तो इसको यहाँ पे क्या होता है, शर्फ मिलता है। ये बाउंड होता है अच्छे असरात देने के लिए। ये भी हम आगे गुड एंड बैड प्लैनेट्स जब पढ़ेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपका मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आमने सामने, ऊपर सन है, नीचे सैटर्न है, कि जहाँ पर सन को शर्फ होता है उसके बिल्कुल सामने वाली जगह पे सैटर्न को भी शर्फ होता है, कि जिस जगह पे सन बाउंड होता है बहुत अच्छे असरात देने के लिए, उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो सन जो है वो सैटर्न जो है वो भी अपनी ताकत पूरी रखता है लिब्रा में। बिल्कुल। अब यहाँ पर सैटर्न बाउंड है अच्छे असरात देने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस। इन दो ज़ोडिक साइंस के अंदर केतु, इन दोनों को शर्फ होता है। केतु जो है ये दो ज़ोडिक साइंस के अंदर बाउंड होते हैं अच्छे असरात देने के लिए। और ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ पर सामने राहु को शर्फ मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली सामने केतु, क्योंकि ये दोनों आमने सामने रहते हैं। जिस डिग्री पे राहु होगा उसी डिग्री पे केतु होगा। जिस हाउस में राहु है उसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने केतु है। ये दोनों बिल्कुल एक ज़रा बराबर भी आमने सामने से हटते नहीं हैं। ये दोनों साए जो हैं आमने सामने रहते हैं हमेशा मुकाबले की नज़र पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मार्स की बात करेंगे। मार्स को कैप्रिकॉर्न में शर्फ मिलता है। मार्स जो है ये बाउंड होता है अच्छे असरात देने के लिए कैप्रिकॉर्न में। 11th एक्वेरियस। एक्वेरियस के अंदर भी ना किसी को शर्फ होता है ना किसी को हबूत होता है। क्यों? जिस तरह से सैटर्न जो है और सन जो है वो एक बादशाह फल्क है, तो जहाँ पर एक फिल्म में बादशाह होगा तो दूसरी तरफ विलन भी होगा। तो जहाँ पे एक की बदमाशी होगी वो दूसरे बदमाश को बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने अंडर ही सब कुछ समझेगा। सैटर्न है तो सैटर्न जो है उसका जो ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस के अंदर भी किसी को ना शर्फ होता है ना हबूत होता है। ये ज़ोडिक साइन भी एम्प्टी, मैं ज़ोडिक साइन की बात कर रहा हूँ, घर की बात नहीं कर रहा। लास्ट में मैं बात करूँगा पाइसिस की। पाइसिस के अंदर वीनस जो है इसको शर्फ होता है, ये बाउंड होता है अच्छे असरात देने के लिए। तो ये हमारा टॉपिक था एक्सॉल्टेशन का। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सन को शर्फ होता है एरीज़ में, मून को शर्फ होता है टॉरस में, राहु को शर्फ मिलता है टॉरस एंड जेमिनी में, जुपिटर को शर्फ मिलता है कैंसर में, फिर मरकरी को शर्फ मिलता है वर्गो में, फिर उसके बाद सैटर्न को शर्फ मिलता है लिब्रा में। फिर केतु की बात करें तो स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस में केतु जो है ये अच्छे असरात देने के लिए बाउंड हो जाते हैं। फिर उसके बाद मार्स की अगर बात करें तो मार्स को कैप्रिकॉर्न में शर्फ होता है। और लास्ट में हम बात करते हैं वीनस की, कि मोहब्बत और प्यार का जो सियारा है इसको शर्फ मिलता है, एक्सॉल्टेशन का होता है कहाँ पे, पाइसिस के अंदर। ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि स्क्रीन के ऊपर अब लिखा हुआ है डिबिलिटेशन। डिबिलिटेशन का मतलब है नीच, हबूत। हबूत का मतलब है नीच, का मतलब है डिबिलिटेशन का ये मतलब है कि प्लैनेट्स जो हैं बाउंड हो जाएं बुरे असरात देने के लिए। भले वो आपके असेंडेंट के दोस्त क्यों ना हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद अब उन्होंने हाथ उठा दिया है कि अब हमें ड्यूटी ये मिल गई है कि हमने सिर्फ बुराई पैदा करनी है, हमने ख़राबी देनी, अब हम अच्छाई नहीं दे सकते। तो जायचे के अंदर प्लैनेट्स मखसूस जगह के ऊपर जब आ जाएं तो उनको हम कहते हैं ये डिबिलिटेशन के हैं, यानी नीच के, ये वर्स्ट पोजीशन में चले जाते हैं, सबसे ख़राब असरात देते हैं। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन के ऊपर जो प्लैनेट्स जहाँ पे थे वहीं पे हैं। प्लैनेट्स ने अपनी जगह नहीं चेंज की। सन जहाँ पे था वहीं पे है, मून जहाँ पे था वो भी वहीं पे है, राहु जिधर था वो भी वहीं पे है,
जुपिटर जो जिधर था वहीं पे है, फिर क्या तब्दीली हो गई कि यहाँ पे तो ये अच्छे थे, अब क्या तब्दीली हो गई। अब ये उनको पता होगा जो पहले पढ़ चुके हैं या जो थोड़े से सियाने हैं। अब हुआ ये कि प्लैनेट्स वही हैं, कोई चेंज तो नहीं ना हुआ, तो ऐसा क्या फार्मूला अप्लाई हो गया कि ये अब एकदम से बुरे हो गए हैं? अब हुआ ये कि जहाँ पर नंबर 1 लिखा था वहाँ पे 7 आ गया, जहाँ पे 7 लिखा था वहाँ पे नंबर 1 चला गया। यानी जो प्लैनेट जिस जगह पे शर्फ का होता है वो बिल्कुल ठीक उसके सामने जब जाएगा तो ऑपोजिट ज़ोडिक साइन में तो वो हबूत का हो जाता है, डिबिलिटेशन का हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ कि हमने पहले पढ़ा था पिछली, मैं डायग्राम दोबारा से, कि एरीज़ में सन जो है वो शर्फ का होता है। अब सन जो है अगर वो लिब्रा में चला जाए, कि एरीज़ जहाँ पर है उसके बिल्कुल सामने जब सन चला जाए लिब्रा में, तो वहाँ पर वो बाउंड हो जाता है बुरे असरात देने के लिए। अब इसके पास कोई अच्छाई नहीं है, ये खराबी है। अब यहाँ पर ये मत कीजिएगा कि एक बेचारा शरीफ आदमी हो, आप उसका जायचा बना लें और उसे कहें कि फ़ौरन से पहले इस कमरे से निकल जाओ, भाई तुम्हारा तो अबूत के हो, तुम चलो नीच के हो, चलो बाहर चलो। ओके भाई, मैं अभी नमाज़ पढ़ी है, मैं रोज़े की हालत में, मैंने वज़ू किया है, मैंने ज़िंदगी में ना कभी झूठ बोला है, लेकिन नहीं, तुम्हारे जायचे में ये ख़राबी है। अब यहाँ पे क्या गलती करेंगे आप लोग, आप उसकी डिग्री नहीं देखेंगे। तो अगर आप किसी को, या प्रेडिक्शन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम लोग, पहला कदम है कि अगर आप किसी का जायचा देख लें और उसमें ये देखें कोई भी जायचा, कोई भी असेंडेंट है उसको भी छोड़ दें, किसी भी जायचे के अंदर सन अगर लिब्रा में प्लेस्ड होगा तो वो ख़राब होगा। लेकिन आपने ये देखना मत भूलिएगा कि उसकी ख़राबी देने की ताकत कितनी है, क्या वो वाकई ख़राबी दे रहा है। अब यहाँ पर हम जो भी प्लैनेट ख़राब है उनको हम रिवर्स करेंगे, उसके सदक़ात देंगे। यहाँ पर अब इस कैफियत में स्टोन नहीं पहना जाएगा, गरूबियत में पहन सकते हैं, भले सन ख़राब, सन तो खैर गरूब नहीं होता, कोई भी प्लैनेट अगर कम्बस्ट हो जाए और वो हबूत याफ्ता क्यों ना हो, नीच का क्यों ना हो, उसका स्टोन पहना जा सकता है। अब आगे बात करते हैं मून। मून जो है पहले शर्फ में कहाँ था, टॉरस में। अब उसके बिल्कुल सामने मून कहाँ पे आ गया है, स्कॉर्पियो में। नंबर 8 का मतलब है स्कॉर्पियो। मैंने आपको पहले कहा था ये जो जायचा आपके सामने है ये घर नहीं है, ये हमने ज़ोडिक साइन को देख रहे हैं। कमर दर अकरब, ये टर्म अक्सर सुनी होगी आप लोगों ने, कमर दर अकरब। कमर यानी मून, दर अकरब यानी मून अकरब स्कॉर्पियो में आ गया। अब ये थ्योरी जो है ये तो हज़ारों साल पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी है, कि बहुत सारे आइमा मासूमीन के फ़रामीन में भी मिलता है कि कमर दर अकरब में शादी ब्याह को नेक काम या किसी काम की इब्तदा नहीं करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे उलमा हज़रात जो है इन डेज़ के अंदर 2-2.25 दिन के अंदर काम नहीं करते क्योंकि कमर दर अकरब होता है। अब ये कमर दर अकरब बेसिकली क्या है, कमर दर अकरब का मतलब ये होता है कि मून अब बाउंड है बुरे असरात देने के लिए, कि मून डिबिलिटेशन में है। कि हम इसको लेटेस्ट, कमर दर अकरब की लेटेस्ट फॉर्म क्या है कि मून डिबिलिटेशन का यानी नीच का है, ख़राब है। तो इस वजह से अब मून चूँकि लम्हा लम्हा इंसान के जज्बात बदलता है, फीलिंग्स बदलता है, इमोशंस बदलता है, मूड स्विंग्स पैदा करता है, तो मून की अगर ख़राबी हो और वहाँ पर कोई भी काम आप शुरू कर दें तो वो काम, उसमें पायदारी नहीं होती, उसमें पुख्तगी नहीं होती। तो इस वजह से क्यों कहा जाता है कि कमर दर अकरब में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों के सामने ये चीज़ या थोड़ी सी वाज़े हो, यहाँ पर मून बाउंड होता है बुरे असरात देने के लिए। इसी के साथ साथ राहु स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस में बुरे असरात देता है, यहाँ पर ये बाउंड है, यहाँ नीच का इसको कहा जाता है। जुपिटर की अगर बात की जाए तो जुपिटर आप देख सकते हैं कि इसको बिल्कुल सामने नंबर 10 के सामने 4 लिखा हुआ है, कि जुपिटर को पहले शर्फ कहाँ मिल रहा था, कैंसर में। अब बिल्कुल उसके ऑपोजिट नंबर 10 यानी कैप्रिकॉर्न, कि जिस हाउस में मार्स को पहले शर्फ मिला था, कि
कि जिस ज़ोडिक साइन के अंदर मार्स को शर्फ मिला था, जब उसी ज़ोडिक साइन के अंदर जुपिटर आ जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। और जिस जगह पे मार्स जो है वो एक अच्छी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था, या मार्स जो है वो शर्फ का था, अब वही जगह उसी जगह पे मार्स जो है, यानी जुपिटर और मार्स ने एक दूसरे के साथ जैसे ही घर एक्सचेंज किए, अपने ज़ोडिक साइंस चेंज किए, तो ख़राबी आ गई, थ्योरी अप्लाई होगी। तो ये बाउंड है यहाँ पे जुपिटर बुरे असरात देने के लिए। अब उसी तरह आगे नंबर 11 लिखा हुआ है। नंबर 11 अभी पिछले लेक्चर में टॉपिक पे भी बता रहा था कि एक्वेरियस के अंदर किसी को शर्फ और हबूत नहीं होता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12 का मतलब है पाइसेस। मरकरी जब नंबर 6 यानी वर्गो में था तो उसको अपनी हाउस में शर्फ था। अब वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट जब चला जाएगा, ऑपोजिट ज़ोडिक साइन में आ जाएगा, तो वहाँ पर ये बाउंड होगा बुरे असरात देने के लिए पाइसेस में। सैटर्न जो है, जिस जगह पर पहले सन को शर्फ था, उसी ज़ोडिक साइन के अंदर अगर सैटर्न आ जाए, यानी उजाले में अंधेरा जो आ जाए, तो वहाँ पे ख़राबी देता है। ये बाउंड है बुरे असरात देने के लिए, ख़राबी देने के लिए। किसी के भी जायचे में सैटर्न जो है वो अगर एरीज़ में होगा तो वो ख़राबी ही देगा। नेक्स्ट बात करते हैं टॉरस की और जमनाई की कि केतु अगर टॉरस और जमनाई में आ जाए तो यहाँ पर ये बाउंड है बुरे असरात देने के लिए। मार्स अगर कैंसर में आ जाए तो यहाँ पर ये बाउंड है बुरे असरात देने के लिए। देन नंबर 5 यानी लियो, इसमें ना किसी को शर्फ है ना किसी को हबूत है। नंबर 6 वर्गो की बात करूँगा। वर्गो में अगर वीनस आ जाए, ज़ोहरा कि जहाँ पर पहले मरकरी को शर्फ था, वहाँ पर अगर वीनस आ जाए तो वीनस को वहाँ पे हबूत होता है। ये बाउंड है बुरे असरात देने के लिए। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आप देख सकते हैं नंबर 12 जहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 12 का मतलब है पाइसेस कि जहाँ पर पाइसेस ख़त्म हुआ है तो उससे अगला जो घर है वो ऑटोमेटिकली एरीज़ का होगा। के साथ साथ थोड़ी सी ये भी प्रैक्टिस करा दूँ कि जहाँ पर पाइसेस ख़त्म होता है फिर आगे ये नहीं होगा कि आगे कुछ भी नहीं है, कि जहाँ पर अगर पाइसेस छोड़ रहा है तो आगे फिर एरीज़ जो है उसका आगाज़ और इब्तदा हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों ने शर्फ और हबूत यानी बाउंड है अच्छे और बुरे असरात देने के लिए।